स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं पीके सिंह आपका स्वागत करता हूं पाठशाला के पाठक चैनल के इस नए वीडियो में। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी हेल्दी एवं फिट होंगे। सुरक्षित रहिए और पढ़ाई को जारी रखिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी CHSL 10+2 2020 एग्ज़ाम्स के बारे में। इस सेक्शन में खास करके हम लोग एसएससी CHSL के टियर 1 एग्ज़ाम और उसमें भी खासकर इंग्लिश सेक्शन, जिसे ऑफिशियली इंग्लिश लैंग्वेज या बेसिक नॉलेज कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक फुल लेंथ क्वेश्चन को सॉल्व करके हम दिखलाने वाले हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं इस टियर 1 एग्ज़ाम के स्कीम के बारे में। इसमें हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स होते हैं टोटल 50 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। इसमें नेगेटिव मार्क्स होते हैं 0.50 एक गलत आंसर करने पर। तो स्टूडेंट्स, टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और टोटल टाइम आपको मिलता है 1 आवर यानी 60 मिनट। इट मीन्स कि 25 क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम है 15 मिनट, यानी एक क्वेश्चन के लिए टाइम है 36 सेकेंड्स। आपको मान के चलना है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकेंड ही है। आइए अब हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इजी आते हैं और कोशिश करना है कि सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए और एक्यूरेसी को भी मेंटेन किया जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी ज़्यादा है, 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि इस 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप सही आंसर करें। अगर आपने 20 क्वेश्चन को सही किया तो आप टियर 1 के एग्ज़ाम में आसानी से सफल हो जाएंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एसएससी CHSL टियर 1 2019 का एक क्वेश्चन पेपर के इंग्लिश सेक्शन को। ये फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 नरेशन का क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस से इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलना है। क्वेश्चन है कि मिसेस गुप्ता सेड टू मी व्हाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग इन द सन। इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट बनाना है। हम लोगों को 4 ऑप्शन मिला हुआ है, इसमें से किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। इसके आंसर की तरफ चलते हैं तो हम पाते हैं कि इसका सही आंसर है 4th। नरेशन के केस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें ध्यान देना होता है कि दिया गया सेंटेंस का फॉर्म क्या है। यहाँ पर यह एक क्वेश्चन सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव। तो इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए दैट का यूज़ हम नहीं करते हैं, और इनडायरेक्ट फॉर्म में बना हुआ सेंटेंस पॉजिटिव यानी असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए। इसमें से और टेल वर्ड को रिप्लेस करते हैं आस्क या इंक्वायर से। टेंस और प्रोनाउन को भी चेंज करते हैं, जैसे कि आर को रिप्लेस करके वेयर बनाया और दीज को रिप्लेस करके दोज बनाया। तो इसका सही आंसर है 4, यानी मिसेस गुप्ता आस्क्ड मी व्हाई दोज बॉयज वेयर स्टैंडिंग इन द सन। क्वेश्चन नंबर 2 इम्प्रूवमेंट इन सेंटेंस का है। इसमें एक सेंटेंस के कुछ पोर्शन को अंडरलाइन किया जाता है और हमें बताना होता है कि यह पोर्शन अगर सही है तो हम चुनेंगे नो इम्प्रूवमेंट, अगर सही नहीं है तो दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में नीड नो बाय को अंडरलाइन किया गया है। तो हमें बताना है कि नीड नो बाय सही है या नहीं है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर होगा 2। नीड नो बाय जो अंडरलाइन किया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर हम इस पूरे सेंटेंस के टेंस फॉर्म को देखते हैं तो उसके अनुसार यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए था, यानी डिड नॉट हैव बॉट। तो इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 एंटोनिम्स का है, यानी विपरीतार्थक शब्द। एक वर्ड दिया हुआ है एक्सोटिक, हमें उसके एंटोनिम को ढूंढना है 4 ऑप्शन में से कोई एक। इसके आंसर को देखते हैं। किसी भी शब्द का एंटोनिम या सिनोनिम ढूंढने में हमारा वोकैबुलरी का ज्ञान बहुत काम आता है।
दिए गए वर्ड का अर्थ को अगर हम जानते हैं और दिए गए ऑप्शंस के अर्थ को जानते हैं तो हम आसानी से आंसर को ढूंढ पाते हैं। इस दिए गए एग्जॉटिक वर्ड का मीनिंग होता है कलरफुल, फैसिनेटिंग, ग्लैमरस यानी आकर्षक, मोहक, अनोखा। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑर्डिनरी, यानी आंसर नंबर 2। ऑर्डिनरी का मतलब है नॉर्मल, टिपिकल, साधारण। इसमें और कुछ वर्ड दिए हुए हैं जैसे क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब हुआ ईगर टू नो, अनयूजुअल, जिज्ञासु। फिर एक वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब होता है फॉरेनर, विदेशी, आउटसाइडर यानी अजनबी। एक वर्ड है कलरफुल, इसका मतलब आप जानते ही हैं, रंगीन। तो इस एग्जॉटिक वर्ड का एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑर्डिनरी ही होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 सिनोनिम्स का है, यानी समानार्थी, मोस्ट नियरेस्ट मीनिंग वर्ड। हम लोगों को क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ है इन्यूएंडो। 4 ऑप्शंस हैं, उनमें ढूंढना है कि इन्यूएंडो का समानार्थी वर्ड कौन सा है। यहाँ भी अगर हम दिए गए वर्ड का मीनिंग और दिए गए ऑप्शंस के मीनिंग को समझते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है। इन्यूएंडो का मतलब होता है हिंट, रेफरेंस, इंटीमेशन, विस्पर यानी इशारा या संकेत। तो उसका सिनोनिम्स यहाँ पे होगा इम्प्लीकेशन, जिसका मतलब होता है निहितार्थ या आशय। कुछ अन्य वर्ड हैं वेरिफिकेशन, इसका मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, सत्यापन, जांच पड़ताल। प्रूफ का मीनिंग आप जानते हैं, एविडेंस, सबूत या प्रमाण। उसी तरह का वर्ड है एविडेंस, इसका मतलब है प्रूफ, साक्ष्य, प्रमाण। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 4th, इम्प्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 ईडियम एंड फ्रेजेस से है। इसमें हमें एक ईडियम या फ्रेज दिया जाता है और उसके मीनिंग को हमें ऑप्ट करना होता है। स्टूडेंट्स, ईडियम एंड फ्रेज में जो लिटरल मीनिंग होता है वह अधिकतर सही नहीं होता। इसका छुपा हुआ जो मीनिंग है, यानी बिटवीन द लाइंस जो मीनिंग है, उसे हमें जानना होता है। इस क्वेश्चन में ईडियम दिया हुआ है थ्रो इन द टॉवेल। 4 ऑप्शंस में से हमें एक को ढूंढना है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो थ्रो इन द टॉवेल का मीनिंग होता है टू एडमिट डिफीट, यानी हार को मान लेना। यह एक कॉमन फ्रेज है जो कि समझा जाता है कि बॉक्सिंग फील्ड से आया है, जहां की कोच या दूसरे टीममेट्स लिटरली टॉवेल को रिंग के भीतर फेंक दिया करते थे, ये जताने के लिए कि उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है। इसलिए थ्रो इन द टॉवेल का मीनिंग हुआ एडमिट डिफीट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 4th। क्वेश्चन नंबर 6 स्पेल चेक का है। 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इसमें से किसका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। तो इसके आंसर को अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, यानी एश्योरेंस में जो ई डाला हुआ है वो गलत है। एश्योरेंस का सही स्पेलिंग होगा ASSURANCE। एश्योरेंस का मीनिंग होता है आश्वासन, ए प्रॉमिस दैट विल सर्टेनली हैपन और बी ट्रू। और इसी एश्योरेंस वर्ड से बना हुआ दूसरे वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, जैसे एश्योर, एश्योरेबल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 7 to 11 फिल इन द ब्लैंक्स का है। एक कंप्रीहेंशन पैसेज दिया हुआ है, उसमें 5 ब्लैंक दिए हुए हैं। उन 5 में कौन सा उचित वर्ड आएगा, ये हमें दिए गए ऑप्शंस में से चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 1। इसका आंसर जानने से पहले इस छोटे से पैसेज में दिए गए कुछ वर्ड्स का मीनिंग को समझना जरूरी है। जैसे आइकनिक, इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित। सिंबल का मतलब आप जानते हैं, प्रतीक या चिन्ह। उसी तरह एक वर्ड है रिनोवेशन, मतलब हुआ नवीनीकरण। तो फर्स्ट ऑप्शन में अंडर गोइंग होना चाहिए, जिसका मतलब होगा गुजरना। तो यहाँ यह कहा गया है कि बिग बेन, जो कि यूके का बहुत ही प्रतिष्ठित सिंबल है, 2017 से एलिजाबेथ टावर और उसके भीतर लगा हुआ बेल, उनको
नवीनीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि ब्लैंक नंबर 2 में कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट होगा। तो इसके आंसर को अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में है, इसलिए सेकंड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए हैज़ नीडेड ही सही होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि ब्लैंक नंबर 3 में कौन सा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा। तो इसमें सही आंसर होगा फॉर, क्योंकि मेनी ईयर्स के पहले फॉर ही लगता है। फॉर का यूज़ हम इंडेफिनिट पीरियड के लिए करते हैं और फॉर के अगेंस्ट हम कभी कभी सिंस का यूज़ करते हैं, बट वो डेफिनेट पीरियड के लिए करते हैं, जैसे सिंस 2014, सिंस संडे, सिंस इंडिपेंडेंस एट्सेट्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3rd फॉर। क्वेश्चन नंबर 10 भी प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन है, यानी ब्लैंक नंबर 4 में कौन सा सही प्रीपोजिशन लगाया जाएगा। तो यहाँ हम पाते हैं कि ऑफ ही सही और करेक्ट प्रीपोजिशन होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि ब्लैंक नंबर 5 में कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके आंसर को देखने से पहले हमें जानना चाहिए कि प्रशियन ब्लू क्या होता है। प्रशियन ब्लू हल्का नीला कलर को कहा जाता है। तो इस ब्लैंक नंबर 5 में वर्ड सही आएगा डिस्कवर्ड, क्योंकि डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना और इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। तो इस दिए गए पैसेज में बताया गया है कि वर्कर्स ने एक उसके ओरिजिनल कलर को खोज किया, तो यहाँ पे डिस्कवर वर्ड ही आएगा। इसमें और दिए गए हैं कुछ वर्ड, जैसे कंसील्ड। तो कंसील का मतलब होता है छिपाना या ढकना, और इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करना, इसलिए डिस्कवर्ड ही सही वर्ड यहाँ पे लाया जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 12 भी इम्प्रूवमेंट इन सेंटेंस का है। इसमें इस दिए गए सेंटेंस में कुछ पोर्शन को अंडरलाइन किया गया है और हमें बताना है कि यह अंडरलाइन पोर्शन सही है या इसे रिप्लेस करना चाहिए। तो इसके आंसर की तरफ जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें ऑथर ने बताया है कि अपने एक्सपीरियंस को कंपेयर किया है पुरी में जैसा साइक्लोन फानी आया था, उसके एक्सपीरियंस के साथ में इसको कंपेयर किया गया है। तो कंपैरिजन के समय में सो एक्सपीरियंस एज की जगह सच एक्सपीरियंस एज होना चाहिए था। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें होगा 3। क्वेश्चन नंबर 13 भी ईडियम एंड फ्रेजेस का है। एक ईडियम दिया हुआ है, हमें उसका मीनिंग को ढूंढना है। ईडियम है टू एयर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि सही अर्थ क्या है। आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है लिनेन। लिनेन का मतलब होता है सीट्स, टेबल क्लॉथ्स और सॉइल्ड क्लॉथ, यानी चादर, मेज पोश या गंदे कपड़े। तो टू एयर डर्टी लिनेन इन पब्लिक का मतलब होता है टू डिस्कस वेरी प्राइवेट या पर्सनल मैटर्स, स्पेशली दैट विच मे बी एम्ब्रेसिंग इन पब्लिक और विथ अदर पीपल, यानी सार्वजनिक स्थान में निजी मामलों पर चर्चा करना। तो इस ईडियम का सही आंसर होगा फर्स्ट, टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 14 लोकेशन ऑफ एरर का है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमें बताना है इस सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो हम अगर ध्यान से इसके आंसर को देखेंगे तो पाते हैं कि इसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने कुछ प्रपोज किया है, उसके बारे में चर्चा है। तो सही इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट हैज़ प्रपोज्ड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। इसको हम प्रेजेंट सिंपल के रूप में भी बना सकते थे, तो यहाँ बनता द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट प्रपोजेज। देयरफॉर एरर इसी पार्ट में है, तो इस सेंटेंस के इसी पार्ट को हम गलत मानते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है।
इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, यानी किसी वर्ड को डिफाइन किया गया है और उसके लिए हमें एक शब्द को ढूंढना है। यहाँ लिखा हुआ है द वन हु डज नॉट टायर ईजली को क्या कहा जाता है? टायर का मतलब थकना। इसके आंसर को देखते हैं। 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नंबर 2 है इंडिफेटिगेबल सही है, क्योंकि इसी का अर्थ होता है अथक या न थकने वाला। इसमें और दूसरे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे इनएविटेबल, इसका मतलब होता है अनिवार्य। एक और अनेक दूसरा वर्ड है इनफेलिएबल, इसका मतलब है अचूक या अमोघ। एक तीसरा वर्ड है इंडेलिबल, जिसका मतलब होता है अमिट, जो मिट न सके। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसे क्या कहते हैं जो थकता नहीं है आसानी से, तो इसका सही आंसर होगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हुआ 2। क्वेश्चन नंबर 16 भी स्पेल चेक का है। हमें 4 वर्ड दिए गए हैं और इसमें से बताना है किसका स्पेलिंग सही नहीं है। तो ये जो चारों वर्ड हैं, पहला ऑप्शन है बेरी, इसका अर्थ होता है बेर या कोई छोटा फल। दूसरा ऑप्शन है बैरन, ये भी सही है, इसका अर्थ होता है बंजर या बांझ। जो बैरियर है थर्ड ऑप्शन, उसका मतलब होता है अवरोध और घेरा, यानी ये तीनों ऑप्शन के स्पेलिंग सही हैं। चौथा ऑप्शन है बैरल, इसका स्पेलिंग गलत है। करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए था BARREL, यानी लकड़ी का पीपा या बंदूक की नाल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 4th। क्वेश्चन नंबर 17 फिल इन द ब्लैंक्स का है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एक ब्लैंक है, इसमें कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा ये हमें बताना है। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस में कुछ वर्ड है, उसकी मीनिंग को समझ लें। विल का मतलब होता है मर्जी या इच्छा। डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय या संकल्प। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। तो इस सेंटेंस में बताया गया है कि लोगों की मर्जी और दृढ़ निश्चय से वो अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े चुनौतियों को जीत सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ओवरकम मीन्स काबू पा लेना या वश में करना। इसमें दिए गए दूसरे वर्ड हैं ओवर वैल्यू, इसका मतलब होता है अधिक मूल्य या अधिक मूल्यन। ओवरडू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ओवरव्यू का मतलब होता है अवलोकन। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होने से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें बहुत सुविधा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का है। इसमें हम लोगों को 4 सेंटेंस दिया हुआ है और उनको इस तरह से अरेंज करना है कि बनने वाले पैराग्राफ का मीनिंग क्लियर हो और सिस्टमेटिक हो। तो इसके आंसर की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग को। जैसे इस दिए गए पैराग्राफ में वर्ड यूज़ किया गया है सर्कमस्टांसेस, इसका मीनिंग होता है परिस्थिति। हार्ड कोर क्रिमिनल, इसका मतलब होता है कठोर या कट्टर अपराधी। रिहेबिलिटेट का मतलब होता है पुनर्वास। ट्रेड का मतलब व्यापार या शिल्प। रीइंटीग्रेट का मतलब होता है एकीकरण। तो हम पाते हैं कि इन से दिए गए सेंटेंस को अगर सही सही रीअरेंज किया जाए तो पहले बी आना चाहिए, फिर ए, उसके बाद सी और लास्ट में डी आना चाहिए। यही इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, यानी BACD। क्वेश्चन नंबर 19 में हम आते हैं तो पाते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमें सेंटेंस को चेंज करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है द गार्डनर हैज़ मोड द लॉन। इसे एक्टिव से पैसिव फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो इसके आंसर की तरफ हम जाते हैं तो पाते हैं कि एक वर्ड है मोड, MOWED। इसका क्या मतलब होता है? मोड का मतलब होता है हंसुए से घास को काटना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, लॉन हैज़ बीन मोड बाय द गार्डनर। आइए हम कुछ एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करने के कुछ नियम को जान लेते हैं। जब हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव की ओर
तो जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे इस सेंटेंस में लॉन है एक्टिव सेंटेंस का, उसको पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वह पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है और टू बी वर्ब का यूज़ किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल जो मेन वर्ब होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है और बाई प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे द लॉन हैज़ बीन मोड बाई द गार्डनर बनता है। तो इसका आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 सिनोनिम का क्वेश्चन है। एक वर्ड दिया हुआ है और उसका सिनोनिम हमें ढूंढना है। सिनोनिम का मतलब हुआ द मोस्ट नियरेस्ट मीनिंग वर्ड। यहाँ जो दिया गया वर्ड है वो है हिंड। इसके आंसर को देखते हैं तो आपको हिंड का मीनिंग समझना चाहिए। हिंड का मतलब होता है बैक, रियर, डोरसाल, रियर वर्ड, यानी पिछला, अंतिम, पिछला भाग इत्यादि। तो यहाँ इसका सही सिनोनिम होगा रियर, REAR। रियर का मतलब ही होता है पिछला। जैसे आप पाते होंगे स्कूटी में कि रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाला मिरर। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है फर्स्ट, उसका मतलब होता है प्रथम। एक वर्ड यूज़ किया गया है फ्रंट, इसका मतलब होता है सामने। एक वर्ड है नियर, इसका मतलब होता है निकट। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 21 में एक वर्ड दिया गया है सक्सिंक्ट। इसका एंटोनिम यानी विपरीतार्थक शब्द हमें ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें जानना चाहिए इन दिए गए वर्ड्स का मीनिंग को। सक्सिंक्ट का मीनिंग होता है शॉर्ट, समरी या कॉन्साइस, यानी संक्षिप्त या लघु। तो पहला ऑप्शन है टर्स, इसका मतलब भी संक्षिप्त या लघु ही होता है। सेकंड वर्ड है पिथी, इसका मतलब होता है टू द पॉइंट, यानी शॉर्ट, यानी सारगर्भित, संक्षिप्त। तीसरा ऑप्शन है कर्ट, इसका मतलब होता है इम्पोलाइट या ब्लंट, यानी अभद्र। तो फोर्थ जो वर्ड है लेंदी, जिसका मतलब है वेरी लॉन्ग या डिटेल्ड, लंबा या विस्तृत। तो लंबा या विस्तृत ही लघु का अपोजिट होगा। इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 22 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। इसमें हमें एक डेफिनेशन दिया हुआ है, एक वर्ड को डिफाइन किया गया है और बताना है उसके बदले में एक वर्ड कौन सा आएगा। ये क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च को क्या कहते हैं। इसके आंसर की तरफ हम जाएंगे तो पाते हैं कि ये जो 4 वर्ड है उनका मीनिंग क्या है, ये हमें समझना चाहिए। होस्ट का मीनिंग होता है ओनर या कीपर, मेजबान, पोषिता, उसे होस्ट कहते हैं। ट्रुप का मीनिंग होता है सोल्जर्स या आर्म्ड फोर्सेस, टोली या सैन्य दल। थर्ड ऑप्शन है क्वायर। इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर इन ए चर्च और स्कूल, भजन गाने वालों का समूह। तो यही सही ऑप्शन लगता है। फोर्थ ऑप्शन है बैंड, इसका मतलब होता है ए म्यूजिकल ग्रुप या संगीत मंडली। हमारा क्वेश्चन था अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च इज कॉल्ड, तो सही आंसर होगा क्वायर, यानी आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 फिल इन द ब्लैंक्स का है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक ब्लैंक है, वहाँ पर कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड आएगा। In spite of being born in an blank family, he chose to fight all odds and emerged as a notable statesman. इसमें कौन सा वर्ड सही बैठता है? इसके आंसर की तरफ चलते हैं तो हम लोग पहले यहाँ कुछ वर्ड, दिए गए वर्ड्स को मीनिंग को डिस्कस करते हैं। एक दिया है वर्ड ऑड्स, इसका मीनिंग होता है डिस्पैरिटी या डिफरेंसेस, अंतर, असमानता, मतभेद। एक वर्ड है इमर्ज्ड, इसका मतलब होता है कम आउट या अपीयर, उभरना या प्रकट होना। एक वर्ड आता है नोटेबल, इसका मतलब है रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, यानी प्रसिद्ध, मशहूर। स्टेट्समैन का मीनिंग होता है पॉलिटिकल फिगर या डिप्लोमेट, राजनीतिज्ञ। इंटेलिजेंट का मीनिंग होता है शार्प, ब्रिलियंट, यानी बुद्धिमान या चतुर। इमैकुलेट का मीनिंग होता है क्लीन, स्पॉटलेस, निष्कलंक। इम्पिकेबल का मीनिंग होता है परफेक्ट, फ्लॉलेस, यानी त्रुटिहीन, निर्दोष। तो इस दिए गए सेंटेंस में जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो होगा इम्पोवरिस्ड,
जिसका मीनिंग होता है पॉवर्टी या पेनीलेस, दरिद्रता या निर्धनता। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन होगा 4। क्वेश्चन नंबर 24 लोकेशन ऑफ एरर का है। एक सेंटेंस दिया गया है, हमें बताना है इसके किस पार्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस है आई विजिटेड माई फ्रेंड टू हुम आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट, यानी जिस दोस्त के साथ मैंने पूर्व नियोजित भेंट करने का सोचा था उससे मैं मिला हूँ। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इंग्लिश में जब हम एक अपॉइंटमेंट करते हैं तो विथ समवन होता है एंड नॉट टू समवन। तो यहाँ पे विथ होम होना चाहिए टू होम के प्लेस में, इसलिए टू होम वाले पोर्शन में एरर है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा 2। हम इस तरह लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। यह क्वेश्चन भी जम्बल्ड सेंटेंस का है, यानी रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। दिए गए 4 सेंटेंस को इस प्रकार से अरेंज करना है कि बनने वाला पैराग्राफ मीनिंगफुल एंड सिस्टमेटिक हो। तो इसके आंसर की तरफ जब चलते हैं तो हमें कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिनके मीनिंग को जानना चाहिए। इसमें वर्ड यूज़ किया गया है स्ट्रेंज, इसका मीनिंग होता है अजीब या अनोखा। विटी का मतलब होता है परिहास युक्त, सरस। रिडल्स का मीनिंग होता है पहेलियाँ। पजल्स का मीनिंग भी वही, उलझन या पहेलियाँ। विजडम का मीनिंग होता है बुद्धिमत्ता या अक्ल। तो जब इस 4 दिए गए सेंटेंस को हम रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले बी आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए, फिर डी और अंत में सी आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक फुल लेंथ इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन को यहाँ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आपको इसी तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। मैं फिर से आपको बता दूं कि इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चंस सिंपल आएंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसमें स्पीड को बना के रखें और एक्यूरेसी मेंटेन करें, जिससे कि आप कम से कम 25 में से 20 क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व कर पाएँ। स्टूडेंट्स, फ्यूचर में हम लोग इसी तरह एसएससी सीएचएसएल के परीक्षा के सारे सेक्शन को सॉल्व करने के लिए फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो प्यार हमारे पिछले वीडियोस में दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट को भेजें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव।